1857 की क्रांति का पार्ट 2 है। पहले पार्ट में थोड़ा सा हमने देख लेते हैं, ब्रीफ रिव्यू ले लेते हैं। 2,32,224 सिपाही थे अंग्रेजों के पास। उसमें से आधे सिपाहियों ने बगावत की और 1857 की क्रांति में कूद पड़े। बंगाल में असर हल्का रहा शुरू में, बाद में बंगाल भी काफी हद तक विद्रोहियों के साथ हो लिया था। मद्रास और पंजाब दो ऐसे क्षेत्र थे, यानी साउथ इंडिया प्लस पंजाब। पंजाब उस टाइम पे पूरा पंजाब हुआ करता था, यानी लाहौर वगैरह ये सब मिला करते थे, यानी पाकिस्तान का पंजाब और इंडिया का पंजाब दोनों मिलकर के पंजाब बना करता था। 5 नदियां बहा करती थी, इसलिए इसको पंजाब बोलते थे। आब माने पानी और पंज माने 5। तो पांचों जो नदियों वाला क्षेत्र था ये पंजाब, यहां थोड़ा सा इस विद्रोह को उतना साथ नहीं मिल पाया। हाँ, अगर इन लोगों ने साथ दिया होता तो डेफिनेटली उसी टाइम देश में आजादी आ गई होती। क्यों नहीं दिया साथ वो एक अलग चीज है ना। आगे बढ़ते हैं। इनफील्ड राइफल पे बवाल हुआ था। इनफील्ड राइफल बहरनपुर की 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के सामने जब पेश की गई थी तो उन्होंने मना कर दिया था इस राइफल को यूज करने के लिए। और उसके बाद हिंदू और मुसलमान दोनों ही थे उस इन्फेंट्री में, और दोनों ही ने किसी भी ऐसे जानवर की चर्बी लगा कारतूस यूज करने से मना कर दिया जिसको उनका धर्म जो है अलाउ ना करता हो। उसके बाद 34वीं नेटिव इन्फेंट्री की बात करें जिसमें मंगल पांडे थे, तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो मंगल पांडे थे उन्होंने तो अपने सार्जेंट मेजर पर ही गोली चला दी थी। और 7वीं अवध रेजिमेंट के जवानों ने भी अपने अफसरों का आदेश मानने से मना कर दिया था। और अंग्रेजों को बहुत आसानी हुई, बारी बारी करके एक जो आपकी इन्फेंट्री थी वो मना कर रही थी और वो बारी बारी करके सबको खत्म कर रहे थे। मतलब सबको खत्म कर रहे थे, मतलब सब रेजिमेंट को भंग कर रहे थे। ठीक है, तो 19वीं नेटिव इन्फेंट्री ठीक है भंग हो गई। उसके बाद 34वीं नेटिव इन्फेंट्री भंग हो गई। 7वीं अवध रेजिमेंट भंग हो गई। ठीक है, उसी तरीके से आगे हम बढ़ते हैं तो बता देते हैं कि कानपुर में संभाली थी नाना साहब ने कमान विद्रोहियों की, और लखनऊ में बेगम हजरत महल। हजरत महल के बेटे थे ब्रिजेश कादिर, उन्होंने वहां खुद को नवाब घोषित कर दिया था। और वहां से यानी लखनऊ से बेगम हजरत महल और उनके बेटे ब्रिजेश कादिर ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। बरेली से थे खान बहादुर, और खान बहादुर शुरू में थोड़े से डरे थे, या ये कह लीजिए इंटरेस्टेड नहीं थे 1857 की क्रांति में, इंटरेस्टेड नहीं थे। और उसके बाद जैसे ही उन्होंने देखा कि इतने विद्रोही जो हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ हैं, तो उन्हें लगा शायद इससे बढ़िया मौका नहीं है, इससे बढ़िया समय नहीं मिलेगा इन अंग्रेजों को बाहर खदेड़ने का। और उन्होंने क्या लड़ाई लड़ी है, 40,000 सैनिकों को लेके खान बहादुर ने बरेली से क्या लड़ाई लड़ी है भाई, वाह। 40,000 सैनिकों को संगठित करके एक मजबूत सेना बनाई और अंग्रेजों को छठी का दूध याद दिला दिया। बिहार में जगदीशपुर के जमींदार थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह अपने आप में एक बेहतरीन चीज हुआ करते थे। तो कुंवर सिंह ने जो है वहां से जगदीशपुर से जो है बढ़िया अपना वहां से नेतृत्व संभाला। हालांकि उनकी भी अपनी खुद की कमजोरियां थी, मतलब खुद की कमजोरियां कह सकते हैं एक तरह से, खुद की पर्सनल लड़ाइयां भी थी अंग्रेजों से, कि भाई अंग्रेजों ने बिल्कुल उनका सब सामान सब जमीन जायदाद सब संपत्ति छीन ली थी, और उनके पास तो गुजर बसर के लिए भी पर्याप्त साधन नहीं थे। और ऐसी स्थिति में मरता क्या ना करता। अच्छा, एक चीज है, मैं इसमें थोड़ा सा ना अपना टच दे रहा हूं बुक के साथ साथ, जिससे कि थोड़ा इंटरेस्टिंग बने ना, थोड़ा सा है ना, बोर ना हो लोग। ठीक है, तो अदरवाइज ना लें और कोई ऐसा बुक पे क्लेम ना करें या उस पर क्लेम ना करें। कोशिश करिए यार थोड़ा सा रोमांचित वे में थोड़ा सा समझाया जाए चीजों को। जो सबसे फेवरेट कैरेक्टर थी, नाम से पता चल गया होगा आपको मैं किसके बारे में बात करना चाह रहा हूं, वो उनकी बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई। उन्होंने झांसी से संभाला, कमाल संभाली। लॉर्ड डलहौजी ने उनके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से
इनकार कर दिया था और राज्य हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स के तहत डलहौजी ने उनका राज्य भी छीनने के लिए बस उतावले ही बैठे थे। दुश्मनी उससे भी पुरानी थी, अंग्रेज भूला नहीं करते थे। संडे में जब रानी के एक फंक्शन की बात थी तो संडे का दिन था और उन्होंने परेड में शामिल होने से मना कर दिया था अंग्रेजों ने, अंग्रेजी सैनिकों ने। तो रानी के कहने से वो जबरदस्ती मतलब संडे वाले दिन उनको शामिल किया गया, तो उनको थोड़ा सा उसका भी दिक्कत थी, जिस वजह से उन्होंने रानी के खिलाफ हो गए थे। वो रानी लक्ष्मीबाई ने सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार किया। मार्च 1858 में उनके मैदान संभालने के बाद झांसी ने अंग्रेजों को बहुत कड़ी टक्कर दी। उस पर काबू पाना अंग्रेजों के लिए वाकई बहुत मुश्किल साबित हुआ। विद्रोह की ये लहर सिर्फ बड़े केंद्रों तक सीमित नहीं थी। बंगाल की करीब सभी सैनिक छावनियां, बंबई की कुछ छावनियां भी बाद में इस विद्रोह से मिल गई थी। और दिल्ली में सिपाहियों ने जो मुनादी की थी वह इस सवाल का जवाब देती है कि सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने इन दिनों क्या गंदे तरीके अपनाए। पहले तो उन्होंने सारी, ये कोट पूरी की पूरी मैं बिपिन चंद्र से उठा रहा हूं तो सब सुन लीजिए। सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने इन दिनों क्या गंदे तरीके अपनाए। पहले तो उन्होंने सारी हिंदुस्तानी सेना का धर्म नष्ट किया और फिर लोगों को अनिवार्य रूप से ईसाई बनने पर मजबूर किया। इसलिए हम पूरी तरह अपने धर्म पर कायम रहते हुए लोगों के साथ एकजुट हुए हैं और हमने किसी मलेच्छ को जीवित नहीं छोड़ा है और इस बुनियाद पर हमने दिल्ली का शासन फिर स्थापित किया है। अब उसके बाद होता क्या है, अंग्रेज जो थे इनसे दुखी हो गए थे भाई, इतने सारा विद्रोह हुआ तो दुखी हो गए थे। तो जब वो इतना सब हो गया था तो इन्होंने क्या काम करा, लास्ट में ब्राह्मणों की भर्ती में कमी लाए। जब ये विद्रोह शांत कर दिया गया उसके बाद ब्राह्मणों की भर्ती में कमी लाए, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने फिर ऊंची जातियों का जो वर्चस्व था जो उस टाइम पे सेना में हुआ करता था वो इन्होंने कहीं ना कहीं खत्म करा। तो उससे पहले वापस से मैं विद्रोह भी पहुंचूंगा थोड़ा सा। धार्मिक विरोध सबसे पहले 1824 में उभरा था जब बैरकपुर में 47वीं रेजिमेंट को वर्मा जाने का आदेश दिया गया था और उस समय समुद्र पार करके जाने का मतलब था अपना धर्म भ्रष्ट करना। उसका रीजन भी था, भाई आप शिप के अंदर है तो इतना सारा अनाज ले नहीं जा सकते। जब शिप के अंदर हैं और आप इतना सारा अनाज नहीं लेके जा सकते हैं तो क्या होगा, तो वहां जो मछलियां हैं, जो समुद्र में मिलने वाले जीव हैं, उसी को खाया जाएगा। और मांस खाना मतलब समुद्र में वैसे भी जो है, समझ रहे हो, धर्म भ्रष्ट करना। और वैसे भी समुद्र को हम हिंदू लोग तो वैसे भी देवता के रूप में माना जाता था, तो जब तक देवता की परमिशन ना हो या कोई वजह ना हो खास, तब तक समुद्र लागना अच्छा नहीं माना जाता था। इवन अभी भी आज के समाज में भी कहा जाए तो जो नई नई दुल्हन होती है उसको नदियां पार नहीं कराई जाती। रीजन कुछ भी रहे हो, बहरहाल अभी भी ये चीजें मानी जाती हैं। और जब बर्मा वो जाया करते थे सैनिक, तो वहां पे कैसा भी कुछ भी खाने को मजबूर किया जाता था। एक इसमें फिर से एक नाम दिया गया, सीताराम। सीताराम का नाम का एक सिपाही जब अफगानिस्तान से लौटा तो न सिर्फ उसके गांव बल्कि अपनी बैरक ने भी जातिवार घोषित कर दिया था उसे, मतलब जाति निकाला होता था ना, वो घोषित कर दिया था। अब दिक्कतें और भी थी, जैसे कि वेतन बहुत कम था सिपाहियों का। पैदल सेना के सिपाही को 7 रुपए मिलते थे और घुड़सवार सेना के सिपाही को 27 रुपए मिलते थे, लेकिन इसी में उसे अपनी वर्दी, भोजन इत्यादि पर भी खर्च करना पड़ता था। समूचे खर्चे के बाद बमुश्किल 1 या 2 रुपया बचते थे। अच्छा, गोरे कालों में जो पदोन्नति का भेदभाव किया जाता था, पदोन्नति यानी जो आपकी प्रमोशन है उसमें भी भेदभाव, डेफिनेटली वो गोरे हैं, मतलब जो गोरे सिपाही हैं वो सिपाही भर्ती हुए हैं, लेकिन उनके साथ दूसरे जो सिपाही हैं वो सिपाही रह जाते थे, वो ऊपर बढ़ जाते थे, है ना। वास्तव में जो भारत में जो सिपाही इन्होंने भर्ती किए थे तो वो किसान।
भारत एक किसान प्रधान देश था, और हालांकि जब अंग्रेज आए थे तब तो हमारे देश में व्यापार भी अच्छा खासा हुआ करता था, लेकिन व्यापार इन्होंने खत्म कर दिया था, तो और कोई साधन बचा नहीं था। खेती में ही ज्यादातर लोग लगे हुए थे भारत के, और ज्यादातर जो मजबूत लोग हुआ करते थे वही सेना में जाया करते थे। तो खेत पे काम करने वाले लोग मजबूत हुआ करते थे, यानी किसानों को उन्होंने भर्ती कर लिया था। अवध में, अवध जो है, अवध राज्य जो है, उसकी अगर मैं बात करूं, शायद ही ऐसा कोई परिवार होगा जिसका कोई घर का सदस्य, यानी पूरे घर में एक भी सदस्य अगर सेना में ना हो, ऐसा शायद ही कोई एक घर बचा होगा। केवल अवध के ही 75,000 सैनिक सेना में थे, यानी 2,32,224 सिपाहियों में से अवध के अकेले 75,000 सैनिक थे। अगर कोई भी घटना सेना को लेकर के होती थी तो अवध में तो डेफिनेटली उसका असर होना ही होना था। विद्रोह केवल राइफल का नहीं था, और भी चीजें थी, जैसे नया भू राजस्व कानून भी वहां पर उन्होंने लागू किया था। इसके खिलाफ भी केवल सैनिकों की ओर से ही 15,000 अर्जियां दायर की गई थी। 15,000 अर्जियां, मतलब 15,000 एप्लीकेशंस केवल और केवल सैनिकों की तरफ से भू राजस्व का जो नया कानून बनाया था उसके खिलाफ सैनिकों ने दायर की थी, क्योंकि किसान तो थे ही। तो कई सारी वजह थी 1857 के विद्रोह की, जैसे कि सबसे पहले तो एक इनफील्ड राइफल और उसका कारतूस, दूसरा कम वेतन पाना, तीसरा पदोन्नति गोरे काले में भेद, उसके अलावा समुद्र पार करना, है ना, दूसरी जगह जाकर दूसरे देश में जाकर लड़ना, और उसके अलावा नए नए कानून जैसे भू राजस्व कानून वगैरह, नए नए कानून, इन सब की वजह से विद्रोह को बीच बीच में आंच मिलती रही है। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर को छोड़कर बाकी सारे स्थानों पर सिपाहियों के साथ साथ नागरिकों का भी विद्रोह शुरू हो गया था कुछ समय बाद ही। तो 2 जिले यूपी के भी थे, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। अब यार ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भारत के कुछ स्टेट विद्रोह में नहीं आते हैं, है ना, वो वफादार बने रहते हैं अंग्रेजों के, और फिर यूपी में भी आते हैं तो यूपी में भी कुछ जिले जो हैं वो 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। चलो खैर जो भी है, एक वाक्य इसमें है बहुत अच्छा, वो मैं पढ़ के सुनाऊंगा कि एक बार क्या ना, सूखा पड़ा था यहां देश में। जब सूखा पड़ा तो उसी के ऊपर ये एक वाक्य इसमें लिखा हुआ है बिपिन चंद्रा में। 1812 में बरेली में कर उगाई के नाम पर 10 महीने में ही 14,73,188 रुपए वसूल लिए थे। सरकार ने कर उगाने वाले अफसरों को बधाई दी थी। सरकार ने यह नहीं सोचा था कि इतना अधिक पैसा इतने कम समय में कैसे वसूला गया। जाहिर सी बात है, अफसरों ने कर वसूलने के लिए जनता पर बेइंतहा जुल्म किए होंगे। जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, उससे भी कर वसूला गया डंडे के बल पे। एक कलेक्टर ने कई बार सरकार को लिखा कि वह अपने क्षेत्र से वसूली नहीं कर सकता, क्योंकि उसके क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा था और वहां घास के अलावा कुछ हुआ ही नहीं था। तो सरकार ने रिटर्न में आदेश भेजा, घास अच्छी चीज है, इसी को बिकवा कर टैक्स वसूलिए। सोचिए, मतलब अंग्रेजों की भी इंतहा हो रखी थी कि अगर किसी के क्षेत्र में खुद कलेक्टर वहां से लिख करके भेज रहा है कि भाई इस क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ है, और बार बार लिख करके भेज रहा है, उसके बावजूद भी वहां से कहा जा रहा है कि जी घास भिगवाइए, कुछ ही करिए, हमें तो टैक्स से मतलब है। 21,000 तालुकदार थे जिनकी जागीरें छीन ली गई थी, तो वो भी डेफिनेटली अंग्रेजों से खफा थे। और सबसे बड़ी और रोमांचक बात, जब बहादुर शाह के पास सिपाही पहुंचे थे
अचानक से बहादुर शाह के पास उपद्रवियों की तरह उपद्रव मचाते हुए चौकियां जला करके ये इसको मार उसको मार इस तरह से करते हुए पहुंचे थे, तो मुझे लगता है शायद बहादुर शाह जो है वो थोड़े डर गए थे और अचानक से वो डिसीजन नहीं कर पाए और उन्होंने आनन फानन में आगरा में लेफ्टिनेंट गवर्नर को सूचना तक भिजवा दी थी। और ये भी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये भी बिपिन चंद्रा में लिखी है। सिपाही जब मेरठ से दिल्ली पहुंचे तो बहादुर शाह चकित रह गए। उन्होंने आगरा में लेफ्टिनेंट गवर्नर को फौरन सूचना दी। तो आप समझे, यानी कोई भी व्यवस्था न होने के कारण अंग्रेजों को बीच बीच में जगह मिलती रही कि वो इसे विद्रोह को दबा ले। चपाती और कमल, इसके बारे में वैसे हालांकि थोड़ा सा संशय बना हुआ है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है गांव गांव शहर शहर चपाती को भेजा गया, एक जगह से दूसरी जगह चपाती को भेजा गया, क्योंकि रोटी और बेटी का साथ अगर है तो उसके बाद आदमी दगा नहीं करता था। यानी जिस घर में बेटी ब्यादी हो उसके साथ दगा नहीं करता था, और जिसके साथ बैठ के रोटी खा ली हो उसके साथ भारतीय कभी दगा नहीं करता था। तो इसलिए रोटी यानी चपाती को एक गांव से सेक करके, नमक की चपाती, आटे की चपाती भेज करके वो जो है दूसरे गांव भेजी जाती थी। वो खाई नहीं जाती थी दूसरे गांव, या शायद खाई भी जाती हो, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन वो भेजी जाती थी दूसरे गांव, और फिर दूसरे गांव से फिर दूसरी चपाती सीखती थी, वो तीसरे गांव जाती थी। तो इस तरीके से ये रूटीन में चलती रहती थी। और इसी तरीके से कमल का फूल अगर हिंदुओं में बात करी जाए तो भगवान देवी देवताओं के विराजमान की जगह कह लो आप उसको, ठीक है। तो वो फूल संदेश, फूलों का संदेश वहां भेजा गया, कमल का फूल वहां से यहां से वहां भेजा गया। और ये था एक तरह से मसाल, जैसे भेजते हैं ना मतलब ये मसाल होती हैं, वे भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जिससे कि एक तरह से सूचना पहुंच जाती है। तो जैसे रिले रेस होती है कि एक ने दूसरे को पकड़ाई, दूसरे ने आगे पहुंचाई, उस तरीके से ये सब जगह घूमा। और इसका मतलब था हम सब एक साथ होकर के अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ेंगे। तो दिल्ली की सरकार का स्वरूप कुछ सेनाशाही था, सम्राट सर्वोच्च था, संवैधानिक सम्राट की तरह ही उसका सम्मान किया जाता था, लेकिन संसद के स्थान पर सैनिकों की एक परिषद थी जिसमें सत्ता निहित थी, लेकिन वह उनका सैनिक कमांडर नहीं था। इसी तरह दूसरे केंद्रों में भी संगठन बनाने का प्रयत्न किया गया था। चलिए अभी के लिए इतना, इसके बाद एक और मैं बनाता हूं, ठीक है, जिसमें मैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, ठीक है, और चीजों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। थैंक यू। पार्ट 2 यहीं समाप्त करते हैं।